नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं देश दुनिया की बातें छोड़कर आगरा की बात करूंगा, उत्तर प्रदेश की बात करूंगा और फिर दिल्ली की बात करूंगा। आगरा एक विश्व क्षितिज पर छाया हुआ शहर है और उसकी पहचान ताजमहल के नाम से है। इस शहर के लिए मैं समझता हूं कि पॉलिटिक्स भी बहुत ज़रूरी चर्चा का विषय हो सकती है। यहाँ के मुख्य विषय हैं जो आमतौर पर कोई भी पार्टी या कोई भी प्रत्याशी जब चुनाव मैदान में आता है, लड़ता है, तब ये डिमांड सामने आती हैं। इसमें प्रमुख रूप से जो डिमांड है वो है आगरा में इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ। जब भी कोई चुनाव लड़ने प्रत्याशी आता है, वो दीवानी कचहरी दूसरी जगहों पर जब वोट मांगने जाता है तो वहाँ पर वकीलों की एक ही डिमांड होती है कि उन्हें खंडपीठ चाहिए, और आगरा में। इस मामले में मैं आपको बता दूं, जो आगरा का इतिहास है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं पिछली बातों की तो तुलना या जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैं 1977 से इस शहर के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। 1977 में रामजीलाल सुमन फिरोजाबाद से सांसद बने। फिरोजाबाद सीट हुआ करती थी कभी, जो अब आजकल फतेहपुर सीकरी के नाम से है, और आगरा लोकसभा सीट थी, वहाँ से दूसरे लोग सांसद हुआ करते थे। खैर, रामजीलाल सुमन 1977 में एमपी बने और उसके बाद फिर वो अपनी राजनीति में सक्रिय रहे। कुछ दिनों बाद जब जनता दल बना, करीब 11-12 साल बाद, तो जनता दल में भी फिर वो फिरोजाबाद से सांसद बने और फिर समाज कल्याण मंत्री के रूप में वो स्थापित हुए। इस बीच में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, चूँकि वो देहात की सीट थी और देहात का जो वोटर है वो आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी का विरोधी खेमे का जो वोटर है वो कहा जाता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी वर्तमान में और पहले लोकदल, इस तरह से, और बीजेपी। तो बीजेपी शहर में, जितना मेरे को ध्यान है, 89 से लेकर के अब तक जो मेयर का जो इलेक्शन है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। और शहर की कई सीटें, 3 सीटें खास तौर पर हुआ करती थी और अब भी हैं, और वो तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ रहती हैं। पिछले दिनों कुछ चीज़ें ऐसी आई कि मायावती का शासन आया, तो उसमें मायावती के भी कई जगह विधायक बने और उनकी सरकार बनी। लेकिन इस समय वर्तमान में सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस समय जो लोकसभा की 2 सीटें हैं, आगरा रिजर्व सीट है और फतेहपुर सीकरी साधारण सीट है, सामान्य सीट जिसको कहते हैं। तो वहाँ पर दोनों ही सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। इससे पहले मैं आपको और बात करूँ, राज्यसभा में हरद्वार दुबे, जो उनकी डेथ हो चुकी है, वो रहे 5 साल, तो पूरा शायद नहीं किया। उनकी जगह अब जो पुराने मेयर थे नवीन जैन, वो राज्यसभा सदस्य हैं। लेकिन कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं और जनप्रतिनिधि हैं, वो कभी भी लोकसभा और विधानसभा में इस बात की चर्चा नहीं करते कि यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच आगरा में लाई जाए, क्योंकि वो सारे के सारे, उनकी अपनी कोई जुबान नहीं है, उनकी अपनी कोई सोच नहीं है। वो पार्टी से बंधे होते हैं और पार्टी इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहती है, और उसी लाइन पर सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, रामजीलाल सुमन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आमतौर पर खुलकर राजनीति करते हैं। वो कभी कभी जब बात होती है तो वो अखिलेश यादव के ना चाहने पर भी वो बोल जाते हैं, और मुलायम सिंह यादव से के ज़माने से वो राजनीति कर रहे हैं। उस समय भी वो मुलायम सिंह यादव से इत्तेफाक न रखने वाली बात को भी वो कह देते थे। ये उनकी एक खासियत है राजनीति करने की। अब मैं बात
करता हूं कि रामजीलाल सुमन ने पिछले दिनों लोकसभा का जो राज्यसभा सेशन होता है, राज्यसभा में वो सदस्य हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है जो आगरा में स्थापित होने की डिमांड कर रहे हैं यहाँ के वकील, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, वो मांग उन्होंने उठाई और राज्यसभा में ज़ोर शोर से उठाई। आपने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और ये वीडियो मैं फिर अभी दिखाऊंगा आपको। रामजीलाल सुमन ने जो लोकसभा में राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो मांग उठाई वो, तो आप देखिए रामजीलाल सुमन का ये वीडियो जो उन्होंने लोकसभा में बोला है खंडपीठ को लेकर के। Ramjilal Suman demand to establish a bench of Allahabad High Court in Western Uttar Pradesh. सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। सर, आगरा में 1866 से लेकर के 1868 तक नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस के में हाई कोर्ट की स्थापना हुई और इसके बाद ये 2 वर्षों बाद हाई कोर्ट इलाहाबाद स्थानांतरित हो गया। 1956 में प्रथम ऑल इंडिया हाई कोर्ट कॉन्फ्रेंस की बैठक हुई जिसमें पुणे आगरा में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग उठी। सर, 1966 में उपरोक्त हाई कोर्ट की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसके 3 हफ्ते इलाहाबाद में और 1 हफ्ता आगरा में कार्यक्रम हुए। उस सभी कार्यक्रमों में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और दूसरे न्यायाधीश उपस्थित रहे। सभापति महोदय, 1981 में जब इस देश में मांग उठी, 1981 में एक जसवंत सिंह कमीशन बना जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मद्रास हाई कोर्ट की बेंच मदुरई में और मुंबई हाई कोर्ट की बोर्ड औरंगाबाद में स्थापित करने की मांग उठी। जसवंत सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की और इन स्थानों को उपयुक्त ठहराया। सभापति महोदय, दोनों स्थानों पर हाई कोर्ट की बेंच बन गई और भी जगह बन गई, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बेंच आज तक नहीं उठी, जिससे लोग आंदोलित हैं। वकीलों ने हड़ताल की, प्रदर्शन किया, आगरा बंद रहा, आगरा से लेकर के दिल्ली तक उन्होंने मार्च की, लेकिन इसके सब के बावजूद भी ये सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच नहीं बन पाई है। सभापति महोदय, आगरा बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का आग्रह किया। उसमें सभापति महोदय उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उपाध्यक्ष महोदय, कि आगरा सबसे उत्तम स्थान है हाई कोर्ट की बेंच के लिए। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत आग्रह करना चाहूँगा कि ये मांग निरंतर चलती रही है। सभापति महोदय, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज 5 करोड़ से ज़्यादा मामले विभिन्न कोर्टों में लंबित हैं। सभापति महोदय, जजेस की कमी है, स्टाफ की कमी है, और जो लोग सस्ते सुलभ न्याय की बात करते हैं, आम आदमी के पक्ष में न्याय नहीं है। सभापति महोदय, मेरी पुरजोर आपसे मांग है कि कृपया इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच आगरा में स्थापित हो, जिसकी वजह से बादकारियों को जो परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, उन परेशानियों का निराकरण हो सके। धन्यवाद। आपने देखा सुमन जी को पूरी बेबाक टिप्पणी की और पूरे खुल करके ये कहा कि खंडपीठ आगरा में स्थापित की जाए और ये वक्त की ज़रूरत है, जनता की ज़रूरत है। अब मैं रामजीलाल सुमन की एक और मांग, जो चूँकि सक्रिय पॉलिटिशियन है वो कभी एक मुद्दे पर भी बात इकट्ठा होकर के नहीं करते, वो केंद्रित होकर के वो जहाँ जैसा मुद्दा देखते हैं बात करते हैं। उन्होंने, आप जानते हो कि आगरा जूते का सबसे बड़ा निर्यातक केंद्र रहा है और इसको लघु उद्योग के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने यहाँ लैम्को नाम की एक संस्था, जो सरकारी उपक्रम था, वो स्थापित किया था, लेकिन वर्तमान में लैम्को का पता नहीं कहाँ पर क्या है। लैम्को का मतलब ये था कि वो जो सरकारी संस्थान था खुद जूते बनवाता था और फिर जूते वो एक्सपोर्ट करता था, एक्सपोर्ट भी करता था, और अपने जो बड़े बड़े संस्थान हैं जैसे पुलिस है, मिलिट्री है, बीएसएफ है, और इन जो सीआरएफ है में सीआईएसएफ है, इन सारे जो बल होते हैं अपने पुलिस बल,
उनमें उसकी सप्लाई होती थी। तो कुल मिलाकर के ये था कि उन्हें जो संस्थान है, पुलिस बल होते हैं, उनको एक मानक से परिपूर्ण जूता मिलता था और बहुत सारी चीज़ें, उसमें कोई धंधा, गोरख धंधा नाम की कोई चीज़ नहीं थी, चूँकि सरकार टू सरकार काम चलता था, अधिकारी टू अधिकारी बात करते थे, यहाँ कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं था। तो वो मांग उन्होंने उठाई है और वो भी वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो वीडियो आप देखिए, फिर मैं आगे बात करूँगा। माननीय श्री रामजी लाल सुमन जी डिमांड टू एबॉलिश टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज एज वेल एज सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स फॉर शूज इंडस्ट्री। उपसभापति जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आगरा में लगभग 300 वर्ष पुराना ये जूता उद्योग है, मुगलों के ज़माने से, जो एक प्रकार से कुटीर उद्योग है। अपने घर पर ही रह कर के बच्चे, बुजुर्ग लोग, महिला और पुरुष घर पर ही काम करते हैं। और सभापति महोदय, गरीबी का आलम यह है कि जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए था वो जूता बनाने के काम में लगे रहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उपाध्यक्ष सभापति महोदय कि अगर वो बच्चे काम नहीं करेंगे तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। 1974 में राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जूता उद्योग को टैक्स फ्री कर दिया था। जूता कारीगरों की हालत ठीक करने के उद्देश्य से एक जूता मंडी भी बनी, जिसका नाम शू प्लाजा था। राज्य सरकार ने जूता प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण केंद्र बनाया, जिसके मुताबिक राज्य सरकार ने मुफ्त में जमीन दी और ये कहा गया कि आगरा विकास प्राधिकरण दुकानें बनाएगा और सस्ती दरों पर कारीगरों को दुकानें दी जाएंगी। कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने का ये प्रयास था, लेकिन विकास प्राधिकरण ने जो दुकानें बनाई वो इतनी महंगी थी कि जूता कारीगर इन दुकानों को खरीद ही नहीं सकते थे, उनकी क्षमता से बाहर थी। कारीगर चाहते थे कि लागत मूल्य पर दुकानें आवंटित की जाएं और नो प्रॉफिट और नो लॉस पर उन्हें कारीगरों को ये दुकानें मिलें। भारत सरकार ने जूता कारीगरों के कल्याण हेतु भारत लेदर कॉरपोरेशन बनाया था, जो 2002 में बंद हो गया। जूता कुटीर पर 12% GST है। सभापति महोदय, भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग की सबसे बड़ी इकाई भारतीय चर्मोद्योग संघ है, जिसके राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा जूता आपूर्ति के आर्डर दिए जाते थे सरकारी कर्मचारियों के लिए। 2008 से सरकार ने जूता खरीदना भी बंद कर दिया है। सरकारी संरक्षण न मिलने के कारण तमाम छोटी मोटी इकाइयाँ बंद हो गई हैं। मेरी आपके मार्फत सरकार से मांग है कि इंडस्ट्रियल इलाके में कारीगरों को जगह दी जाए, नियमों का सरलीकरण किया जाए, सस्ती ब्याज दर पर कारीगरों को ऋण दिया जाए, कारीगरों को बाजार उपलब्ध कराया जाए और कोई ऐसा चिन्ह या कार्ड दिया जाए जिससे कारीगर अपना उत्पाद बेच सकें। सभापति महोदय, मैं विनम्रता से आपसे कहना चाहूँगा, ये कितना विडंबना है कि जो जूता बनाता है उसे लाभ नहीं मिलता, जो मीडिएटर है, बिचौलिया है, जिसका जूता बनाने से कोई संबंध नहीं है, वो जूता कारीगरों से सस्ती दर पर जूता खरीदता है। वो अच्छा डब्बा लगाया, अपना ट्रेडमार्क लगाया और वही जूता सभापति महोदय जो 250 रुपये में बेचा कारीगर ने, मुंबई और कलकत्ते के बाजार में 3 और 4 हजार रुपये में बिकता है। सभापति महोदय, मैं आपसे मार्फत सरकार से मांग करूंगा कि सरकार इस कुटीर उद्योग को संरक्षण दे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन। सुमन जी ने बड़े कायदे से जो जूता उद्योग है आगरा का, उसके बारे में बात की है। वैसे ये केवल आगरा की बात नहीं है, जूता उद्योग कहीं भी है, ये कुटीर उद्योग है। अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी जब सुल्तानपुर से लखनऊ के लिए लौट रहे थे तो सुल्तानपुर ज़िले में एक मोची की दुकान पर रुके और उनको मोची को जो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या तकलीफ़ है, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं छोटी छोटी, वो आदमी छोटे थे, दुकान थी उनका बेटा काम करता था जूते बनाने का, और उस पर उन्होंने रुक करके वो बारीकी से जो बात पूछी, वही बात सुमन जी उसको रिफ्रेश करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि ये जो जूते का जो कुटीर उद्योग है उसको संरक्षण मिलना चाहिए। तो खैर, आपने दोनों वीडियो देखे सुमन जी के,
आपको कैसा लगा ज़रूर आप बताएं और लिखें मुझे, और मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और अपने यारे प्यारे दोस्तों के लिए और अपने जो मिलने वाले हैं, अपने आपके जो शुभचिंतक हैं, उन तक पहुंचाने का मेरे वीडियो को ज़रूर कष्ट करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।